यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को हमारा क्रांतिकारी सलाम। आइए हम आज उत्तर प्रदेश एसआई की जो ऑनलाइन परीक्षा 2017 में हुई थी उसमें अलग अलग शिफ्टों में क्या क्या प्रश्न पत्र आए थे उनको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा परीक्षा से पहले कि पेपर किस तरह का आता है, पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहता है, किन किन चीज़ों पे हमें विशेष तरह से ध्यान देना है, क्योंकि अंधेरे में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा तो तैयारी में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है पेपर का वो है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में जो पहला प्रश्न है हम देखते हैं कि वो साहित्य से है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके संबंध में जो व्याख्या दी गई है इसको भी आप देख सकते हैं कि प्रकृति का सुकुमार कवि के उपनाम से सुमित्रानंदन पंत को संबोधित किया जाता है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है तथा निराला जी को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है। देखिए महत्वपूर्ण अब ये नहीं है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, और महत्वपूर्ण है कि अब ये पूछ सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद को किस नाम से, किस उपनाम से संबोधित किया जाता है, निराला जी को किस उपनाम से संबोधित किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करने का यही अर्थ है कि उसके रेफरेंस से जो और प्रश्न निकल के आ रहे हैं उनको हम देखते चले। जो दूसरा है प्रश्न कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। इसमें रेखांकित शब्द इसमें रेखांकित नहीं किया है, रेखांकित शब्द इसमें आर्द्रता था। तो आर्द्रता का सबको पता है कि आर्द्रता का मतलब होता है नमी। आर्द्रता का मतलब होता है क्या, नमी। तो नमी का जो विलोम होगा वो नॉर्मल सी बात है कि शुष्क होगा। फिर जो तीसरा प्रश्न है कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो हाड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है, जैसा कि इसमें दिया है। हाड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। यह राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र अर्थात कोटा, बोधी और चित्तौड़ की मुख्य बोली है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियाँ मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी हैं। तो मारवाड़ी आप लोगों ने नॉर्मली सुनी होगी कि मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी लोग भी वहाँ पे पाए जाते हैं। जो जैसलमेर और वो सब इलाके में जो लोग हैं वो पक्के मारवाड़ी टाइप होते हैं। तो और हम देखते हैं जो चौथा प्रश्न है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो ये क्रिया विशेषण एडवर्ब को कहते हैं। अंग्रेजी में अगर किसी को याद आ रहा हो तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। मेन है जो पूछा है 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं कि क्रिया विशेषण अर्थात वर्ब तो विशेषण होता है जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है, और क्रिया विशेषण वो होता है जो कि क्रिया की विशेषता होता है। जैसे कि विशेषण का उदाहरण ले हम तो कहेंगे कि यह इस बैग का रंग काला है, वो मोटा है। तो ये सब चीज़ें जो काला है, मोटा है, ये सब विशेषण हुए। लेकिन क्रिया विशेषण हुआ जो काम करने की विशेषता होता है। जैसे हम काम कर रहे हैं तो काम हम तेज कर रहे हैं या फिर धीरे कर रहे हैं काम हम। तो ये जो तेज और धीरा है ये सब होता है क्रिया विशेषण। तो इस तरह से इसके 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं जो कि 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस प्रबंध में कुल 7 कांड है। इन 7 कांडों को इनसे संबंधित अक्सर प्रश्न परीक्षा में उत्तर प्रदेश में जो भी हिंदी जिसमें आता है जिस भी परीक्षा में उसमें ज़रूर पूछा जाता है कि कितने कांड या फिर अलग अलग कांडों से संबंधित पूछ दिया जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ट्रिक होते हैं याद करने के। जैसे कि वैसे हम देखें अंग्रेजी में एक ट्रिक है अंग्रेजी में एक ट्रिक क्या है,
कि BAAKSLU बाक्सलू। बाक्सलू एक ट्रिक बताया जाता है इसको याद करने के लिए। तो बाक्सलू से आप सभी कांडों को क्रम वाइज याद कर सकते हैं। पहला कांड बाल कांड, बी अयोध्या कांड, ए अरण्य कांड, ए और फिर किष्किंधा कांड जो कि उसे के हो गया, सुंदर कांड एस, एल लंका कांड, यू उत्तर कांड अर्थात बाक्सलू। बाक्सलू से आप याद कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि छठवां प्रश्न है। तो छठवां प्रश्न है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या है। तो हम देखते हैं कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ है कि जैसे ऑप्शन दिया है कि अनर्गल बातें करना, सबसे अलग रहना। तो जैसा कि अब तक आपको कम समझ में आ गया होगा कि सबसे अलग रहने को ही हम मुहावरे के रूप में कहते हैं कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। जब कोई सब लोग एक जगह बात कर रहे हों, कोई उसमें शामिल नहीं होता, तो हम अक्सर कह देते हैं कि वो अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहा है। मतलब ऐसे लोग जो अलग रहना पसंद करते हैं। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 7वां नंबर प्रश्न है। तो इस 7वें नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 7वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि रीत का रीतियों होगा नहीं, रीति होगा नहीं, रीतियों नहीं होगा, रीतियाँ होगा। तो डी ऑप्शन सही है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। साहित्य अकादमी 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सन 2016 में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो अभी ये 2016 का हो गया, लेकिन अभी इससे संबंध में जो साहित्य अकादमी द्वारा, जैसे ये 2017 में पेपर हुआ, 2016 का पूछा, तो अभी 2021 में पेपर हो रहा है। तो 2020 2019 इन सब 2 सालों के जो भी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं उनको हमें देख लेना चाहिए, इससे आसानी होगी। अब हम और सारे जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं, जिनमें निम्नलिखित। अब 9 से 11 देखिए, ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको तुरंत पढ़ के तुरंत जवाब देने होते हैं। इनमें जो, तो हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में दिया है कि विज्ञान से, देखिए इसके संबंध में जो लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विज्ञान से मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। इसी से वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। इसमें मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भय, दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। तो इसमें हम देखते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन का क्या आशय है। तो जैसे ऑप्शन ही हम पहले देखते हैं कि रूढ़िवादी चिंतन। देखिए वैज्ञानिक चिंतन रूढ़िवादी चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि रूढ़िवादी चिंतन का मतलब होता है कि पुरानी सड़ी गली परंपराओं से संबंधित चिंतन। भावनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन भावनात्मक नहीं हो सकता। भावनाहीन चिंतन भी नहीं, इससे मतलब कोई मतलब ही नहीं है। एक ऑप्शन बचता है सी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। वैज्ञानिक चिंतन का मतलब होता है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ये हम पैसेज पढ़ते ना पढ़ते तब भी इसका आंसर दे सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है। तो उसमें ऑप्शन दिए हैं चिंतन, परंपराएं, यथार्थ, विज्ञान। लेकिन एक मेन बात है कि जो आंसर देना होता है आपको, जैसे इसमें लग सकता है कि चिंतन हो सकता है मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण, परंपराएं हो सकती है, यथार्थ हो सकता है, विज्ञान भी। आप कंफ्यूज हैं तो ऐसे प्रश्नों में जवाब हमेशा पैसेज के हिसाब से या गद्यांश के हिसाब से देना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा दे दिया है। तो हम देखेंगे मनुष्य के, देखिए तो इसमें दिया है कि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है। पूछ रहा है बौद्धिक विकास का कारण क्या है, तो विज्ञान है। इसके इसी तरह से अगला प्रश्न है कि किस, और इससे संबंध में किसी 9 से 11 ये भी उसी से है। तो किस उपयुक्त जोड़ों में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इक प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग आपने पढ़ा होगा। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में लगते हैं, और उपसर्ग वो होते हैं जो पहले लगते हैं तो लास्ट में। तो देखते हैं, वैज्ञानिक, बौद्धिक दोनों में एक आ रहा है तो यही सही होगा। पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो आ रहा है लेकिन विज्ञान में नहीं आ रहा है। इन दोनों में तो आ ही नहीं रहा है। इसमें बौद्धिक में आ रहा है लेकिन विज्ञान में नहीं आ रहा, तो ये पहला वाला सही होगा। तो ये बेहद आसान सा प्रश्न है। अब अगला हम देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर 12 है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। तो यह समानार्थी और पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न है।
तो मुकुल का समानार्थी शब्द कली होता है, या एक, तो इससे ये पता चलता है कि ये पर्यायवाची भी पूछता है। ठीक है। अब 13वां प्रश्न है कि उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद पर शपथ, पद की शपथ, पद पे शपथ, पद से शपथ। तो जाहिर सी बात है आपको ऐसी समझ में आ रहा, पद की शपथ दिलाई, ना कि पद पर शपथ दिलाई, ना कि पद से शपथ दिलाई। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हमें आसानी से हो जाना चाहिए। अब देखिए ये जीके का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है आपकी व्याकरण का, आपका व्याकरण का ज्ञान कितना है। तो इसकी व्याख्या दिया है कि प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान के पद की शपथ सर्वाधिक उपयुक्त है, अर्थात पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा। तो आगे जो प्रश्न है हम उन्हें देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब है प्रश्न नंबर 14 है, तो हम 14 को देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की है? देखिए मन्नू भंडारी एक बेहद प्रसिद्ध नाम है हिंदी साहित्य की दुनिया में। तो एक कथाकार हैं मन्नू भंडारी, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है पिंजरे की उड़ान। ऑप्शन डी। मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है, बल्कि है यशपाल की कहानी संग्रह है। शेष तीनों यही सच है अकेली। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है, तो पिंजरे की उड़ान, माफ़ कीजिए मुझसे गलती होगी, पिंजरे की उड़ान उनकी कहानी नहीं है, बाकी तीनों यही सच है। अकेली, नई नौकरी, ये तीनों ही मन्नू भंडारी की कथा हैं या फिर उनकी कहानियाँ हैं। वैदिकी हिंसा, अब इसको पूरा करना है। हिंसा न बहुत ही, आपने संस्कृत में बचपन में पढ़ा होगा, 5, 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कई बार यह पढ़ने को मिलता है, ऐसे श्लोकों में आता है वैदिकी हिंसा न भवति, अर्थात तो यह सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन है हिंसा। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। कहत, नटत, रजत, रिझत, खिझत। यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर यह याद होगा कि रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यह शायद बिहारी की काव्य पंक्ति है, जिसमें बिहारी ने इतना शानदार कहा है कि कहत, नटत, रिझत, खिझत, मिलत खिलत लजियात। यह नायक और नायिका के बीच का जो एक तरीका है बात करने का, उनके बीच में कैसे प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसको बिहारी ने इसमें दिखाया है। और बिहारी इसको ऐसे कहते हैं कि कहत, नटत, रिझत, खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में, मतलब कि भरे घर में, करत हैं नैनन ही सो बात, कि आँख से ही तो बातें कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया, जिसमें कि ये 2 ऑप्शन थे, खिझत लजियात ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित प्रश्नों में दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दाता का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है देख लेते हैं। दताइन होगा नहीं, दाती होगा नहीं, दात्री होगा नहीं, ये वाली दात्री सही है। अब अगला है कि 18। तो हमें एक चीज़ ज़रूर जानने को मिलता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी ये वाले जो पार्ट है हिंदी का, उससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। तो लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? भगवान, भगवती, कर्ता, कर्ती, सम्राट, साम्राज्ञी, विद्वान। देखिए बी, कर्ता और कर्त्री होता है, न कि कर्ती होता है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। अब 19वां है कि भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो हम देख लेते हैं, क्योंकि आता तो हमें भी नहीं ये प्रश्न। डी, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। इस पंक्ति में हंसिनी को ओस की बूंद मोती का भ्रम करा रही है, अर्थात भ्रांतिमान अलंकार है। मेरी भवबाधा हरो राधीना मिश्लेष अलंकार, व टूटे तरु के छूटी लगा अलंकार है। देखिए जो भी अलंकारों के बारे में, भ्रांतिमान अलंकार जो इसकी परिभाषा है कि अगर किसी शब्द से हमें भ्रम हो उसके कुछ और होने का, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो जो ये भी यहाँ पे उदाहरण है कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ओस बिंदु को, हंसिनी को भ्रम है कि वो मोती है, इसलिए उनको
तो ये यहाँ पे भ्रांति मान, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, इसमें श्लेष अलंकार है। वह टूटे तरु की छोटी छोटी लता, इसमें देखिए ये बड़ा आसान है कि वह टूटे तरु की छोटी लता सी, जब भी ये कुछ आ जाए इस तरह का शब्द, जैसे सी आ गया, लता सी, तो यहाँ पे एक उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब तुलना अगर किया जाता है तो। अब फिर आगे हम देख लेते हैं प्रश्न जो 20 है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो देखते ही कोई भी लगा देगा, मन चाहूँगा तो कटौती में गंगा, ये ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। मानो घर घर न होई, मानो अच्छा देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम आपको बता देते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है, उस वाक्यों में होता है जहाँ पे मनु मनहु मानो, जनु जनहु जानो, इस तरह का आता है। जैसे आए कि, जैसे एक वो उदाहरण है कि मनो नील मणि शैल पर आतक पर्यो प्रभात, इस तरह की एक लाइन है। उसमें भी जैसे कि मानो, इस तरह का वो एक सपोज करो, इस तरह की जहाँ पे बात की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानो शब्द आए अक्सर जहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ये मनु मनहु मानो, आप इसको नोट कर सकते हैं। मनु मनहु मानो, जनु जनहु जानो, इस तरह के शब्द जरूर आते हैं। तो अभी 22वां प्रश्न हम देख लेते हैं। आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। तो ये बड़ा आसान सा लग रहा है कि बेमेल और बेढंगा होना। आधा तीतर मतलब बेढंगा होना, बेमेल का होना मतलब कि पैर बड़े बड़े, हाथ छोटे छोटे हैं, चेहरा किसी और तरह का है, तो इस तरह की जो आकृति होती है उसको हम अक्सर ऐसा कहते हैं, आधा तीतर आधा बटेर होना। फिर हम 23वां प्रश्न देखते हैं कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अपनी पगड़ी अपने हाथ, पैसे से ही आदमी की इज्जत है। देखिए इसमें जैसे अपनी पगड़ी अपनी हाथ, इससे लग नहीं रहा पैसे की, इसमें कहीं बात हो नहीं रही। होनहार विद्वान की हो चिकने पात, इसमें भी नहीं हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही है। अब जर है तो नर नहीं, जर है तो नर नहीं तो खंडहर, तो इसका जो है कि जर का मतलब वही पैसे से है कि जर है तो नर है और जर नहीं है तो सब खंडहर है। वो कहते हैं ना कि अब क्या कहें, जाने दीजिए, ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो पैसा है तो सब सही है, नहीं तो सब झंड ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं और भी जो इसमें जो अन्य लोकोक्तियाँ दी गई हैं उनका भी अर्थ इसमें बता दिया है। यही अच्छा होता है, हम जब भी अंशालो पढ़ते हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्व पढ़ते हैं तो ये हमको ज़्यादा जानकारी मिल जाती है कि अपनी पगड़ी अपनी हाथ का अर्थ होता है अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। होनहार बालक के गुण बचपन से दिखाई पड़ने लगते हैं, इसके लिए होनहार विद्वान के होत चिकने पात अक्सर हम यूज भी करते हैं इसको। जैसा दोगे वैसा प्राप्त करोगे, जैसी तेरी कामरी वैसी मेरी गीत, सीधा, ये भी बहुत सही है। अब 24वां प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो देखिए ये मैंने अभी विशेषण और क्रिया विशेषण के संबंध में समझाया था। तो रमा अच्छा गाती है, देखिए इसमें अच्छा गाती है, तो अच्छा जो है वो किसी संज्ञा की, यानी कि रमा की विशेषता नहीं बता रही है। जो ये अच्छा है वो गाने की, जो रमा काम कर रही है, गा रही है, उसकी विशेषता है। तो यहाँ पे अच्छा जो है वो एडवर्ब हुआ, यानी कि क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है, और ये आज वर्षा अधिक हुई, ठीक है, यहाँ भी ये भी क्रिया विशेषण है क्योंकि वर्षा अधिक हुई है। ये एक क्रिया की या वर्षा होने की जो एक विशेषता है कि अधिक हुई है, कम हुई है, यह क्रिया विशेषण है। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। देखिए अब जैसे हम पहले इसको देख लेते हैं कि धीरे धीरे बोलो। अब बोलना एक क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है कि धीरे धीरे बोलो, तेज़ तेज़ बोलो, इस तरह से हम कह रहे हैं। तो यह क्रिया विशेषण है इसमें। और यह सी ऑप्शन हम जब देखते हैं कि सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, तो देखिए अब चित्र बनाने को वो नहीं कह रहा है कि अच्छा बनाती है, उसमें है कि चित्र, उसमें हाँ। तो ये 24वां प्रश्न में था कि
रमा अच्छा गाती है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ये सब ऑप्शन तो नहीं होगा, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो अच्छा शब्द है जो कि विशेषण है, यह बनाने की विशेषता नहीं बता रहा है कि वो धीरे धीरे बना रही, तेज बता रही, वो बता रहा है कि चित्र जो बन रहा है वो अच्छा बन रहा है। और चित्र एक संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को हम कहते हैं विशेषण। तो इसलिए ये विशेषण संबंधी वाक्य है। बाकी सब में एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण है। बाकी सब में क्रिया विशेषण है, तो आप देख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हल भी अगर हम देखेंगे तो इसमें वही है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा। अगला हम अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो दिशा का दिशाओं, दिशाएं, दिशाओं, दिशाएं, दिशाएं, दिशा, ये आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है, दिशाएं होंगी, दिशाओं नहीं होगा। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं किसी कवि की, किसी लेखक की, वो भी पूछ लिया करते हैं इन परीक्षाओं में। तो देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश के अन्य नाटकों में आधे अधूरे, लहरों के राजहंस आदि प्रमुख हैं। तो ये भी देख लेंगे। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छाटिए। डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में जहर की पुड़िया, धोखेबाज, ढेर करना, हरा देना, तूती बोलना मतलब विरक्ति होना, ये गलत है। तूती बोलना का मतलब होता है कि जलवे होना, पूरा उनके वो व्यक्ति जो कह दे जिसकी तूती बोलती है तो हो ही जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला प्रश्न है 28वां, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो देखिए, पहला ही शब्द मुझे लग रहा है गलत है, परमार्थ। वो पूरा होता है प र म, और ये परमार्थ ऐसे होता है, मतलब ये परम होता है पूरा, या आधा र नहीं होता, ये यहाँ पे र होता है। ठीक है। महर्षि सही है, सूर्योदय सही है, आशीर्वाद भी सही है। आशीर्वाद जरूर आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछता है, बड़ी की मात्रा होता है आशीर्वाद पे, स पे। अगला प्रश्न है 29, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, कौन सा अलंकार है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो शायद ये पिछले साल आया था, ये प्रश्न गलत था। इसके ऑप्शन कोई भी सही ऑप्शन नहीं दिया था। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में प्रतीप अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार हो सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि उसी के हृदय समान की बात की जा रही है, तो इसमें तुलना हो रही है। जो बर्फ़ का फैलाव है वो इसके हृदय के समान ही स्तब्ध है, तो इसमें उपमा अलंकार मुझे लग रहा है हो सकता है। मैंने ऑप्शन देख के ऐसा बोला, खैर इसको आप देख लेंगे। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है कि विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचानिए। लभ्य, अलभ्य सही है, शेष, अशेष भी सही है। शिष्ट, परिशिष्ट, ये गलत है। शिष्ट का मतलब होता है आज्ञाकारी या बड़ा शिष्ट सज्जन व्यक्ति होना, इसका दुष्ट या इस तरह का कुछ होगा। परिशिष्ट से उसका कोई संबंध नहीं, परिशिष्ट अलग तरह का शब्द है। और शीर्ष और तल, शीर्ष का मतलब जो छत हो गया, या तल का मतलब नीचा हो गया, या शीर्ष का मतलब ऊंचा, तल का मतलब नीचा। फिर अगला निज उन्नति, उन्नति है, यहाँ पे ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, तो इसमें है बी ऑप्शन सही है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि 30वें में यह सही है। तो ऐसी पंक्तियाँ भी जो आती हैं तो उनको भी पढ़ के जाना होगा, वो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी शब्द का वचन क्या है? पानी कौन सा वचन है? तो बड़ा वो है कि पानी एक वचन माना जाता है, बहुत सारा पानी नहीं, मतलब पानी को हम गिन नहीं सकते, तो इसको एक वचन ही माना जाता है, बहुवचन नहीं मानते हैं। और हमेशा ही एक वचन होता है, ऐसा नहीं कि उसका कोई बहुवचन पानी आया ऐसे कुछ होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है।
अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। जैसे सोना है, सोना एक द्रव्य है, तो उसको हम सोनाएं, लोहा, लोहाएं, लोहाएं ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। तो ऐसा हम और सब चीज़ों में भी लकड़ी को तो लकड़ियाँ कह देते हैं। तो इस तरह से द्रव्यवाचक जो भी है उनको देख लेंगे, और भी जो इसके उदाहरण हैं उनको वैसे नहीं कहते। ठीक है, अब ये प्रश्न है 33वां कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का जोड़ा कौन सा है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दांत, दंत, रदनक सही है, ये तो झंडा, ध्वज, पताका ये भी सही है। कमल, अम्ब, आब ये सी गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि आब का मतलब पानी शायद होता है, आब मतलब पानी या नदी होता है। तो इस तरह से हम देख लेंगे, यही सही है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है। अब फिर निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द का चयन कीजिए। तो मृदुल, तो देखिए मृदुल यही पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी मृदुर, मृदुल, मृदुल ये सब गलत है, ये सब गलत है। ये पहला ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं। 35वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। तो हम सीधा देखते हैं कि इसमें भविष्यकाल की बात की जा रही है कि दौरा करेंगे। ऐसा सामान्य भूतकाल तब होता कि प्रधानमंत्री दौरा करते थे, इस तरह का होता। संभाव्य भविष्यकाल तब होता जब दौरा कर सकते हैं। सामान्य वर्तमान काल होता जब दौरा करते हैं, करेंगे आ रहा है, तो यह सामान्य भविष्यकाल होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको मिला है, देख लेते हैं प्रस्तुत विकल्पों में। भारत भारती पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम लेखिका महादेवी वर्मा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह सहित 5,02,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो इसमें महादेवी वर्मा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि नवनीत शब्द, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है ये। इसमें हम देखें नवनीत शब्द समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नवनीत का मतलब मक्खन होता है, ताज़ा मक्खन से मतलब होता है। अगर आपने पहले भी कहीं पढ़ा हो तो आसानी से सवाल को कर लेंगे। और भी जो मक्खन के जो पर्यायवाची हैं, जिनमें लौनी, माखन, ददिसार, मक्खन जो कृष्ण भगवान खाते थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं 38वां प्रश्न। इसमें पूछा निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नई है। अशुद्ध वाक्य, वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है। इसमें हम देखते हैं बी मुझे लग रहा था, क्योंकि दंड या तो दंड देने योग्य, जैसे देखिए दंड देने योग्य वाली तो ये बात हो गई कि मतलब कोई अधिकारी है वो दंड देने के लिए योग्य है, तो इस तरह की बात हो गई, इसलिए बी इसमें अशुद्ध होगा। बाकी वे किसी को लग सकता है, लेकिन ऐसा हिंदी व्याकरण में प्रावधान है कि किसी सम्मानित व्यक्ति को सूचित करने के लिए वे भी हम लिख सकते हैं, और उसके साथ बहुवचन या क्रिया आ सकती है, जैसे हैं आया है। अब हम 39वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें कि है कि एक रम्य उपवन था, नंदन वनसा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि हम पहले ही बताया कि तुलना वाली बात जहाँ भी आई, वनसा मतलब जंगल की तरह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो जिसमें भी तुलना की बात होती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, तो यार इसमें उपमा अलंकार होगा। आगे हम देखते हैं कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसला है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसला है। वाक्य में की त्रुटि का आधार बताइए। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसला है। इसमें ऐसा होता है कि हनुमान ने लक्ष्मण के होश के लिए संजीवनी बूटी लाए। हनुमान संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को हौसला, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे। तो इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार की गलती है, क्या लिंग से संबंधित गलती है, तो बिल्कुल नहीं। लाइन है नहीं कि गलत होगा। फिर वचन, तो वचन भी गलत नहीं है।
विशेषण विशेषण भी गलत नहीं, कारक गलत है कि जैसे कारक होता है कि कर्म कारक, करण कारक,